जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं अपनी वीकली क्लास में। वीकली क्लास का अभिप्राय यहाँ ये है कि पूरे हफ्ते में अगर आप किसी कारणवश मिस कर गए हैं, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं या आपने करंट अफेयर्स को ध्यान से नहीं सुना है, तो उसको हम कैसे दोहरा सकते हैं, कैसे पूरी चीज़ों को एक साथ। और कई ऐसे बिंदु मिल जाएंगे जो बिल्कुल नए होंगे। विश्वास रखिए, जो भी लोअर देने की विचार में है, जो आपको पता है जो कैंसिल हुआ था, जो विचार में है CGL देना है, जो विचार में है कि अभी पुलिस आएगी उसमें हम भरेंगे, जो सब इंस्पेक्टर आएगी उसमें करेंगे, तो महाराज मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना ही होगा और कोई विकल्प आपके पास है नहीं। तो उन विकल्प के लिए आपको इस चीज़ को तैयार करना, तो एक एक चीज़ को लेकर हम आपको बताते चलेंगे और आप ईमानदारी से मेहनत करते चलिए, एक एक करके बढ़ते चलें। आज की लाइव क्लास आप लोगों ने, कल जो संडे की क्लास थी लाइव क्लास, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा, देखा। हमें बहुत अच्छी है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमें दिया लिख के, और यही आपका जो प्यार और उत्साहवर्धन है हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो कमेंट्स करके ये ज़रूर बताते रहा करें कि हमारे प्रयास कितने सफलीभूत हो रहे हैं, या हमें जो कमियां हैं उनके लिए आप हमें सचेत जरूर करते रहें। चाहे आप ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हों, चाहे आप बाहर से कोई व्यक्ति हों, मुझे हम सबको सूचित जरूर करें कि आप सर यहाँ सही हैं, आप गलत हैं। उससे गलतियों की संभावना आपको बहुत कम मिलेगी। तकनीकी कारणों के अतिरिक्त आपको कोई कमी मुश्किल ही है कि आपको तथ्यों के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कारण यह है कि 17 वर्षों से ही कन्फ्यूजन दूर करते कहते तो 17,000 आप लोग हो गए, है ना। चलिए बिना देर किए आज शुरू करते हैं पूरे हफ्ते की कहानी मेरी जुबानी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत में श्रम कानूनों के संदर्भ में संदेश देने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भैया इस पर समझने, एक वर्साय की संधि हुई थी 1999 में, 1919 में। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि और कौन सी घटना भारत में होती 1919 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में संधि हुई थी और उसमें कहा गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब अच्छा, ये श्रम कानून इतना ज़्यादा बवालों में क्यों है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय के लिए श्रम कानूनों को बैन कर दिया था कि उनको लाभ नहीं मिलेंगे, तो उसको लेकर चर्चा चल रही है। तो ये वर्साय की संधि 1919 है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड की संधि के द्वारा की गई थी, है ना। तो बिना डाउट के आप इसको तैयार कर लेंगे। अगला है, किस भारतीय मूल के आविष्कारक को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने हेतु प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया? मैंने आपको इसको पढ़ाया। ये किसको दिया गया? मैंने आपको पढ़ाया, याद करिए, राजीव जोशी जी को, है ना। ये पुरस्कार में जैसे मैंने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उनको काम करने के लिए दिया गया है ये पुरस्कार, इन्वेंटर ऑफ ईयर। ये आएगा पेपर में कन्फर्म, मानिए। अगला क्या है, अपने नए संस्करण 4.0 के लागू होने से चर्चा में रही ई मार्केट GEM दैट जेम क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? तो सरकारी खरीद हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल है जो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरा देख लीजिएगा। आपसे लिखेगा GEM डैश है ऐसे करके, और फिर 4 ऑप्शन देगा। पहला एक कंप्यूटर है, एक वायरस है, नंबर 2 एक ऑनलाइन पोर्टल है। ऐसे में से 4 ऑप्शन में से कोई एक बना देगा। आपको जवाब देना है सरकारी खरीद हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल है। अगला है, कोविड-19 के संदर्भ में चर्चा में रहे चीन की बैड वुमेन, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, बैड वुमेन का क्या नाम है? तो इनका नाम है सी झेंगली, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा, ये क्यों है बैड वुमेन? इन्होंने कुछ तथ्य बता दिए थे वायरोलॉजी के बारे में, जिसको लेकर ये हमें चारों ओर क्या हुई, घिर गई, अपना जवाब देते नहीं बन पा रहा था। यही कारण है चर्चा में नहीं। कौन सी झेंगली? ये वायरस भैया कहाँ से फैला किसी को तो नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म पता कि तुम जनक स्थल तो चीन ही है। अगला जरा देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए नामित किया गया? ऐसे पर CGL में बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं। कैसे पूछेगा? जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, बस इतना लिख कर आप देगा डैश, और फिर आपसे पूछेगा ये किसको मिला? तो सुमन गोवानी को मिला। मैंने आपको बताया था ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं उत्तराखंड की, है ना। और इन्होंने, आपको याद होगा कि ये पहले सैन्य अकादमी से प्रशिक्षित हुई और उत्तराखंड की पहली महिला है जिनको अवार्ड मिला, सुमन गवानी। मैं सब पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हफ्ते भर का रिपीट करिए, देखिए आपको कितना मज़ा आने लगेगा।
हाल ही में किन संस्थाओं के द्वारा कोरोना वायरस के त्वरित टेस्ट के लिए आरटी लैब तकनीक को विकसित किया गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आरटी लैब तकनीक को विकसित किया गया तो है CSIR, IIM और रिलायंस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों CSIR और इसके फुल फॉर्म है। तो इन्होंने विकसित करने के लिए त्वरित निपटान हेतु लैब का, ये क्या है जरा देख लीजिए। इससे ऐसी इंफ्रारेड रेज निकलेंगी जिससे जितने भी वायरस होंगे कोरोना के, कोविड-19 के संबंधित, वो सारे के सारे डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ये प्रयास है। हाल ही में भारतीय सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे AR-500 क्या है? मैं रिपीट कर दूं इसको, AR-500 ये आपके पेपर में पूछेगा। कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा AR-500 का संबंध है और आपको जवाब देना होगा किससे? तो चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर, जिससे AR-500 चर्चा में रहा। और ये क्यों रहा भैया? क्योंकि इन्होंने भारतीय दल को देखने के लिए, भारतीय गश्ती दल को ऑब्जर्व करने के लिए, भारतीय सीमाओं का ऑब्जर्व करने के लिए इसको नियुक्त किया है। हाल ही में न्यायाधीश AK सीकरी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, के द्वारा किस कागज रहित वैकल्पिक विवाद समाधान ADR केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC करने क्या है जरा। अब किसी भी कीमत पर पेपर वर्क नहीं किया जाएगा किसी भी मामले में, तो उन्होंने इस शुरू किया है। इसने जो पहले थे न्यायाधीश AK सीकरी, उन्होंने कहा कि कागज़ के, अच्छा एक लाइन में आप कहें कागज़ का यूज़ क्यों हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं? अरे भैया, कागज़ आप जितना आसानी से, आप टिश्यू पेपर जानते हैं? टिश्यू पेपर, मुंह पोछा, हाथ, आप शादी में जाते हैं, एक कागज़ मिलता है आपकी प्लेट के नीचे लगा रहता है और आप उसे लेकर आते हो, पहले तो प्लेट ही पोंछ लेते हो, बचा कुचा तो मुंह पोंछ लेते हो या गंदगी पोंछ लेते हो, और फिर टिश्यू पेपर गया कहाँ? डस्टबिन में। आपने कहा कितना भारी है? मुश्किल से उसका वजन 3 ग्राम 4 ग्राम है ना। आप अंदाज़ा लगाइए, एक शादी में आते हैं कम से कम 10,000 के आसपास टिश्यू पेपर। ऐसे ही अगर भारत में एक आपके शहर में 100 शादियाँ हुई तो क्या होगा? और इन सब के लिए कटता कौन है अंत में? आपको अच्छे से पता है टिश्यू पेपर कागज़ किससे बनता? पेड़ों से। उसके लिए नायलॉन का यूज़ कर नहीं सकते। और जब पेड़ कटेंगे टिश्यू पेपर के लिए, तो अंदाज़ा लगाइए लाखों पेड़ रोज़ कट रहे हो केवल आपके शौक़ के लिए। इसी प्रकार जब आप यूज़ कर रहे हैं पेपर्स का लगातार, तो पेपर्स यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि आप पेड़ों को काट रहे होंगे, तो इसका पेड़ों को काटने से बचत हो जाएगी भैया। और पेड़ कटने से बच गए तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अपने आप बहुत कम हो जाएगा। ये कहानी है पूरी। हाल ही में भारतीय बच्चों में सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन यानी गंभीर कुपोषण से निपटने हेतु किस इंडस्ट्री ग्रुप की स्थापना की गई? तो भैया कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैल न्यूट्रिशन सेवा। ये क्या है जरा देख लीजिए। जो कुपोषित बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, उन कुपोषित बच्चों को पहचान करना, उनकी देखभाल करना और उनको सही स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराना, ये है लक्ष्य इस पोर्टल का। अगला देखिए क्या है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग से चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, मैं आपको पढ़ाया हूँ, कि स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो घोषणा पत्र है फोर्टालेंजा, और ये कहाँ हुई थी? संघाई, चीन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई? तो फोर्टालेंजा घोषणा पत्र। और कहाँ पर हुई? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई, चीन में, है ना। अगला, फसलों के जीनोटाइप पर शोध करने से चर्चा में रहे LGR PT 1121, सोनवाल और बिंदली किस खाद्यान्न फसल की प्रजाति? मैं चैलेंज कर रहा हूँ हर परीक्षा के लिए, आप इसको रट जाइए। क्या? पहला LGR, दूसरा है PT 1121, अगला है सोनवाल, अगला है बिंदली। तो ये सब की सब किसकी प्रजातियाँ हैं? धान की। अब ये जीनोटाइप एक शब्द लिखा है, ज़रा देखिए। जीनोटाइप माने होता है जिनमें किसी प्रकार का कोई रोग ही पाया नहीं जाता। इसको इतना क्लिक करने के लिए क्या कर दिया गया? सही कर दिया गया। अगला क्या है? हाल ही में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा कॉलिंग ऐप कैचअप को लॉन्च किया गया है? तो कॉलिंग ऐप जानते हैं क्या होता है? जैसे फेसबुक में आप क्या करते हो, बात भी कर लेते हो, ना रिचार्ज कराओ तो भी काम चल जाता है। आप फेसबुक पे बात भी कर, व्हाट्सएप पे बात भी कर लेते हो, वीडियो कॉल भी कर लेते हो, है नहीं। अब यही चीज़ कौन शुरू कर रहा है? फेसबुक शुरू कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कैचअप
किस ऐप का एक हिस्सा है? तो ये फेसबुक का एक हिस्सा है। अगला देखिए, उग्रवादियों के आत्मसमर्पण से चर्चा में रहे ऑपरेशन सनराइज में किन देशों की सेनाएं शामिल हैं एवं यह किसके संबंधित है? तो सबसे पहले भैया भारत और म्यांमार की सेनाएं शामिल हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत और म्यांमार की सेना। और कहाँ के लिए? पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को मिलेंगे। अब ये पूर्वोत्तर के उग्रवादी कौन है, जरा देख लीजिए। अगर हम इसको माने सेवन सिस्टर जो नए लोग हैं जानते होते हैं। अगर बंगाल से हम इसको अलग कर दें, सिक्किम के भाग से, दार्जिलिंग वाले हिस्से से, भारत का जो हिस्सा ये लटका हुआ जिसमें 7 राज्य पड़ते हैं, है ना। इन 7 राज्यों के नाम जरा लिख के आप कमेंट्स बॉक्स में दिखाइए, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। इसे हम सेवन सिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे उग्रवादी दल काम करते हैं जो स्थानीय हैं, जैसे असम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है। आपने देखा होगा बहुत सारे बवाल मचे थे। तो इन सबको साफ करने के लिए ऑपरेशन सनराइज शुरू किया गया, जिसमें भारत और म्यांमार की सेनाओं ने हिस्सा लिया और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय, फिर से देख लीजिएगा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय को प्रारंभ करने के 21 वर्ष पूर्ण होने से चर्चा में रहे इस सैन्य अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस सैन्य अभियान का उद्देश्य कारगिल पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करना। ये ऑपरेशन विजय में 1998 की बात है, जिसके अभी 21 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको हम मना रहे हैं। कारगिल पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करना सांकेतिक रूप में। सेबी द्वारा असाही इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई से चर्चा में रहे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, फिर से GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्यों और किसे निर्गत किया जाता है? तो कंपनियों द्वारा, नोट करिएगा, कंपनियों द्वारा विदेश से पूंजी जुटाने हेतु विदेश स्थित डिपॉजिटरी द्वारा अनिवासी निवेशकों का। कहानी क्या, सीधा बात करिए, इतना कठिन मत जाइए। जो विदेशी कंपनी, मान लीजिए फॉरेन की कंपनी, ये इंडिया है, ठीक, और हमने यहाँ पर कोई कंपनी खोलनी है, तो हम ग्लोबल डिपॉजिटरी करें ना, तो इनसे पैसा यहाँ जुटाने के लिए जो यहाँ के अनिवासी हों, यानी कि यहाँ के रहने वाले हों लेकिन रहते यहाँ हों, वे लोग यहाँ पर पैसा निवेश करें, इसके लिए शुरू किया गया है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, है ना। हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत में 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई? तो भैया ये बनाई है बेटा स्पेस टेक्नोलॉजी ने। जिनको बैंक में कभी सोच रहे हैं कि बैंक में हम कभी परीक्षा देंगे, तो भैया बेटा स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, उसके लिए बैंकों के लिए ही है बाद। हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया तो नरेंद्र बत्रा को। फिलहाल आपको पता है इनके बारे में, मैंने कहा था हॉकी इंडिया के भी ये क्या हैं, अध्यक्ष हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष होंगे, है ना। ये था। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। उम्मीद है आप लाभान्वित हो रहे होंगे और बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ेगा यार। कभी कभी कोई लोग कमेंट करते हैं सर कितना पढ़ेंगे, अरे भैया कितना बात को सैलरी मिलेगा उसको कहाँ रखिएगा। चलिए, महाराष्ट्र की कत्कारी जनजाति के, फिर से रिपीट कर, कत्कारी जनजाति के सशक्तिकरण से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री वन धन योजना, दैट इज PMVDY, प्रधानमंत्री वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं स्पष्ट बता दूं, ऐसे वन उत्पाद जिनके मूल्य बहुत कम हैं लेकिन उनके मूल्य बहुत अधिक होना चाहिए, उनके लिए शुरू किया गौड़ वन उत्पादों के मूल्य वर्धन से जनजाति लोगों का सशक्तिकरण। अब कहेंगे सर ये कौन सा बवाल है? देखिए, पेड़ों से टूटकर महुआ नीचे गिरा, ध्यान से सुनेगा। ये महुआ गया एक व्यापारी के पास, व्यापारी ने बेचा एक डिस्टिलरी के व्यक्ति के पास। क्या है सुनाता हूँ। इस जनजाति ने महुए को बिना, इसको मिला 7 रुपया किलो या 17 रुपया किलो, मैं रिपीट कर दूँ इस पर 17 रुपये किलो इसने बेचा इस व्यापारी को। इस व्यापारी ने इसको बेचा 35 रुपये किलो, ध्यान से सुनेगा, दूना। इसको क्या मिला? केवल 70 रुपया, मरा पूरा ये। अब क्या हुआ, इसने डिस्टिलरी माने जहाँ पर वाइन बनती है, इसने डिस्टिलरी वाले को वही चीज़ बेची 70 रुपये में। तो कहेंगे सर ये कैसे संभव है? संभव भाई, कारण ये कि हो सकता है ये 40 में इसको मिला हो, लेकिन इसको 70 किस तरह मिलेगा कि जो डिस्टिलरी वाला है वो इससे वाइन बनाएगा। और मान लीजिए
कि 1 किलो वाइन में 1 किलो महुए से आपकी 250 ग्राम वाइन बनी, और इस वाइन को बहुत डिस्टिल कर दिया गया और इसका बहुत ही कम मात्रा में रह गया, तो मान लीजिए 100 ml रह गया, और इस 100 ml की अच्छी डिस्टिलेशन कर दी जाएगी, तो वर्तमान मूल्य कम से कम 250 रुपये से लेकर 280 रुपया है वाइन का। इसका मीन्स हो गया कि सबसे ज़्यादा डिस्टिलरी वाला कमा रहा, उससे ज़्यादा व्यवसायी कमा रहा है, और हमारा जो जनजाति व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? कुछ नहीं। इसका मतलब है इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है ये योजना। अगला, ईरान को निर्यात से चर्चा में रहे मैलाथियान टेक्निकल रसायन का प्रयोग किस लिए होता है? तो भैया महाराष्ट्र से घुस चुकी हैं, आ रही हैं, आपके घर भी आ रही हैं, तैयार रहिए सारे लोग। कहाँ आ रही हैं? कौन है? ये हैं टिड्डियाँ, और आ रही हैं, बहुत जल्दी प्रवेश कर चुकी हैं। आपको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र में अलर्ट जारी हो चुका है। तो टिड्डी, डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण के लिए मैलाथियान टेक्निकल रसायन का प्रयोग किया। आप खूब अच्छे जानते हैं मैलाथियान का उपयोग गाँव खूब होता रहा है। अगला क्या है? अब टिड्डी पे बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ किसी भी संडे को, MSME पर और इस पर, और आत्मनिर्भर भारत पर तो बहुत ज़रूरी है। घरेलू पूंजी बाजारों में निवेश बढ़ने से चर्चा में रहे पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, नोट कर लीजिएगा। पिछली बार क्लास में किसी ने पूछा था हमसे कि पी नोट्स क्या होते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स किसे जारी किए जाते हैं? ध्यान रखिए, ऐसे निवेशक जो बिना पंजीकृत हुए भारतीय बाजार में निवेश करते। तो सर कहेंगे ये कौन सा सवाल है? देखो, किसी भी कंपनी को बृहत व्यापार करने के लिए सेबी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, लेकिन जब हम किसी को पार्टिसिपेटरी नोट जारी करते हैं, पी नोट जिसे कहते हैं, तो उसे छूट रहती है कि वो चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र। कहेंगे वो कैसे? भैया, एक कंपनी किसी देश में 70 वर्षों से बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, लोगों को उससे लाभ हो रहा है। अब क्या करेंगे? उस कंपनी आती है, जाओ भैया रजिस्ट्रेशन फार्म भरो, जाओ भैया आप ऐसा कर। अरे ना भाई, रेपुटेशन आपने 70 वर्षों से बना रखी, इतने पर्याप्त है, आइए आप व्यापार करिए। इसे कहते हैं पी नोट्स। तो कहेंगे सर इस तरह तो कोई भी आकर पुरानी कंपनी, हाँ बिल्कुल आएगी। कर्मचारी कहाँ से लेकर आएगी? अपने घर से? नहीं जी भाई, हमारे कर्मचारी लगेंगे। नंबर 1, उत्पादन कहाँ करेगी? भारत में। बेचेगी कहाँ? भारत में। सारा कुछ मिल किसको रहा है? भारत को। ज़्यादा होगा भगा देंगे। इसी कहते हैं पी नोट्स। परेशान मत होइए। हाल ही में हांगकांग में किस देश और किस कानून के विरुद्ध उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? तो चीन में हो रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर। क्या है भैया? चीन के विरुद्ध हो रहे हैं। हांगकांग को कहता है हमारा है, ताइवान हमारा है, अपने घर में खाने के लाले पड़े हैं, तुम झिंगुर खा रहे हो, तुम चमगादड़ खा रहे हो और कोरोना फैला रहे हो और हांगकांग को परेशान कर रहे हो। इसलिए चीन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर वहाँ क्या हो रहा है? एक देश में 2 पॉलिसी नहीं चलेगी, दैट्स द लास्ट। भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में रहे पैंगोंग झील और गालवान घाटी किस केंद्रशासित राज्य से संबंधित है? तो भैया ये लद्दाख से। इस पर भी हम वीडियो बहुत जल्दी लेकर आपको संडे को उपस्थित होंगे। और संडे की क्लास कहीं मिस मत किया करिए। अपने सारे काम छोड़ के 9 से 9:30 या 10 से 10:30 इस क्लास को ज़रूर अटेंड किया करिए। ये आपका हो सकता है आपका सोचने का नज़रिया ही बदल दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक शिक्षक के साथ एक साइकोलॉजिस्ट से भी पढ़ रहे हैं। इसलिए 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति से चर्चा में रहे राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है और ये किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? तो भैया इस पर समझ लें, इसे बनाया है डेसाल्ट एविएशन ने। किसे बनाया है? डेसाल्ट एविएशन ने, फ्रांस की कंपनी है और चौथी 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है। ठीक, अगला देखिए। बिहार सरकार एवं डाक विभाग के द्वारा आपूर्ति से चर्चा में रहे GI टैग, मैं GI टैग बहुत पढ़ा चुका हूँ, शाही लीची और जर्दालू आम क्रमशः किस क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद? तो भैया लीची तो मुजफ्फरपुर की बहुत समय से फेमस है और भागलपुर का आम फेमस है, तो इन दोनों को GI टैग मिला। एक स्टूडेंट है हमारी राधा, वो कह रही थी सर GI टैग से क्या लाभ होता है? GI टैग से सबसे बड़ा लाभ होता है कि वो बस ग्लोबली जानी जाती है। भैया वहाँ की वो चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे आप जैसे अपने जहाँ हम लोग रह रहे हैं फतेहपुर में आते हैं और किसी से पूछ ली मिठाई भैया कहाँ अच्छी मिलती, तो आप तुरंत चिल्ला के कहेंगे भैया अजय स्वीट्स में मिलती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है। जो यही है GI टैग का पूरा कहानी, है ना। अरे मैं अजय स्वीट्स का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक उदाहरण दिया है। अगला, रूस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के प्रारंभ होने से चर्चा में रहे गगनयान क्या है? 2022 में प्रस्तावित भारत का अंतरिक्ष में मानव मिशन है गगनयान, जो 2022 में मुझे लगता है पोस्टपोन होगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से काम होना संभव नहीं रहा। तो गगनयान ये है अंतरिक्ष में भेजना क्या? मानव रहित
मानव मिशन, है ना। अगला है दस्तकारों शिल्पकारों के सशक्तिकरण हेतु समर्पित हुनर हाट। देखिए क्या है, हुनर हाट। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, परीक्षा में बैठ जाना और एक को सवाल गलत करके दिखाना। हुनर हाट को पुनः किस थीम के साथ प्रारंभ किया गया है? तो इसे लोकल से ग्लोबल, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लोकल से ग्लोबल। अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? लोकल से वोकल, ये कहा था। अब हम क्या कह रहे हैं? लोकल से ग्लोबल, यानी हम अपनी वस्तु को इतना खरीदें, इतना उसकी वैल्यू बढ़ा दें, झूठे में नहीं, अच्छी हो तब, कि उसे हम लोकल से ग्लोबल करने में सक्षम हो जाए। हाल ही में कार्य की समीक्षा से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा क्या है? फिर से नोट करिएगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा क्या है? ध्यान रखेंगे, पूर्वी भारत से पश्चिम भारत तक गैस पाइपलाइन कॉरिडोर जो जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल तक फैलेगी, ये है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। तो ये था हमारा पूरा हफ्ते का बढ़िया सा सेशन। उम्मीद है आप इससे लाभ उठाएंगे, उम्मीद है आप मेहनत करके इसे नोट करेंगे, और इस उम्मीद के साथ जो भी चीज़ें आपको समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सारे लोगों से रिक्वेस्ट एक है कि आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताया करें कि आप इसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा पता चला आप आँख मूंद के आप लिखते चले जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा कि आप अच्छा कर रहे हैं या बेहतर कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो हमें बताते ज़रूर रहा करें कि सर ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ सुधारने लायक है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आप हमें बताते रहेंगे, हम सुधार करते रहेंगे। वैसे उम्मीद है आपको गलतियाँ कम ही मिल पाएंगी। गलतियाँ निकालते निकालते 17 वर्ष हो गए, अब गलतियाँ नहीं मिल पाना संभव है। हाँ, ये हो सकता है कि फैक्ट आधे अधूरे छूट जाएँ। कारण ये है कि लाखों फैक्टरों में से 10 आप फैक्ट आप तक पहुँचा दें, हो सकता है कोई फैक्ट छूट जाए, लेकिन जब आप साप्ताहिकी करेंगे तो सारे फैक्ट फिर आप समराइज हो जाएंगे। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट बिंदुओं के साथ कुछ नए तथ्यों को लेकर। फिलहाल के लिए जय हिंद।